इस तरीके से कोई बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कितना भी टाइम हो जाए, उसके मोशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। अगर ये मूची मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, आप कभी स्टॉप नहीं कर पाओगे उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, विदाउट एनी यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। आपका एस्पायरिंग एसएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिक्स इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बिफोर दिस न्यूटन्स लॉ डिफाइन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आई विल डिस्कस अबाउट दिस मास, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड फोर्स। इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरीके से हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेई का है, नीट का या मेंस का है, एडवांस का, किसी भी पार्ट के सेक्शन के, किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, वो चीज़ हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। इसी की शुरुआत में, इसी की स्टार्टिंग में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बिफोर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये टॉपिक्स हैं, जिसका पहला नाम है पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कशन करना चाहते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग द मोशन इन ए गिवन टाइम इट कन्वर्स द डिस्टेंस, ठीक है, इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर कर सकते हो, जब भी आपके पास ये गिवन है वो एक डिस्टेंस को कवर कर सकता है। ठीक है, इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज। ओके, कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उसको पॉइंट मास इसलिए कंसिडर कर सकते हो जो भी उससे छोटी डिस्टेंस ना, अपनी साइज से थोड़ी सी डिस्टेंस को कवर कर सकता हो, वो उस पार्टिकल को, उस मास को आप पॉइंट मास कवर कर सकते हैं। अब इस बात में इनर्शिया की बात आ रही है कि इनर्शिया क्या है। दूसरा वर्ड इनर्शिया आ गया आपके पास। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी, अगर किसी बॉडी, कोई मास है, अपने इस पोजीशन पर रेस्ट पर है, तो x इक्वल टू 0 पर है, तो x इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू एनी टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की जो पोजीशन x है वो क्या होना चाहिए, एट रेस्ट होना चाहिए, इस तरीके से रेस्ट पे पड़ा हुआ है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहा हूं मैं कि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल्स अगर आपकी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहनी चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज है, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्स और टी के साथ है, यहाँ पे जो स्लोप आपके पास गिवन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में जो आपके पास जो इनर्शिया है उसके जो इंटरनल फ्रेम है, वहाँ पर जब आप इसकी बात करते हो तो पार्टिकल्स या बॉडी, मैकेनिक्स में नॉर्मली बॉडी यूज़ करते हो, आपका बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। दैट्स द पार्ट ऑफ इनर्शिया बाय इट्स ऑन इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। बहुत बेसिक डिफिनीशन यहाँ पर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज की बात कर रहे हैं, ऑल बॉडीज की, by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia. Two bodies of equal mass m, two bodies of equal mass, one in the motion and another is at rest, ठीक है, passes the same inertia because it is a factor of mass only and does not depend upon the velocity, does not change on the velocity, इस पे डिपेंड नहीं करता। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई चीज़ मूव कर रही है तो दोनों इनर्शिया है, क्योंकि मास की बात कर रही है।
तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम और आगे की तरफ चलते हैं कि और फंडामेंटल्स हमारे पास क्या है। एक बात आती है लीनियर मोमेंटम की, जैसा मैंने आप कहा था कि इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लीनियर मोमेंटम की भी बात को हम लोग डिस्कशन में लेके आए हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब हो गया वो एक्स डायरेक्शन में या तो इधर भी जा रहा हो या वो इधर की तरफ जा रहा हो या इधर की तरफ। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि सभी डायमेंशन में मोमेंटम हो जाए, मोमेंटम किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। उसके अकॉर्डिंगली लीनियर कह रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम ये एंगल वाला नहीं होगा, ये हमेशा इस तरीके से या इधर को मूव कर रहा है या इधर को मूव कर रहा है या वो इधर को मूव कर रहा है। जस्ट दिस इज द लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन के अंदर जो बॉडी है, कोई मास है, वो टाइम के साथ क्या रेट चेंज कर रहा है, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन ए टर्म्स ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू द स्टॉप द बॉडी इन ए यूनिट टाइम। बहुत बेसिक फंडामेंटल की बात है, बहुत क्लियरली आप इस चीज़ को रीड कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज़ से चल रहे हैं। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब है मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की आप बात कर रहे हो तो इस केस में आप कह सकते हो P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। P इज इक्वल टू m इंटू वी की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v देन इट्स लीनियर मोमेंटम P इज गिवन बाय, अगर आपने एज्यूम कर लिया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उससे मूव कर रहा है एंड वेलोसिटी उसकी v है, उसके हिसाब से जा रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस वेलोसिटी एंड दिस मास इज इक्वल टू मोमेंटम। इफ मास इज m, वेलोसिटी इज v, वेक्टर v, then momentum is vector p is equal to m into v। अब यहां पर क्या है, एक ही चीज, ये वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी ये पर भी है मोमेंटम के साथ, तो जो आपके पास इसमें वेलोसिटी होगी वही इसके साथ होगी, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। बहुत बेसिक बात कह रहा हूं मैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, and its direction is the same as the direction of velocity। This is a momentum is nothing scalar quantity, momentum is a vector quantity। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हो ये वाली पॉइंट्स को कैंसिल आउट करो, ये रहेगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वी लिख रखा है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट्स यूनिट्स क्या है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट में यह है यूनिट की। जब आप उसको CGS यूनिट की बात करते, यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया मैंने इस चीज़ को, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। दिस ग्राम सेंटीमीटर अपन सेकेंड CGS यूनिट में, दिस इज द CGS यूनिट। और डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ दिस मोमेंटम इज P इज इक्वल टू m इंटू वी, दिस इज द मास एंड दिस इज द L T के पावर -1, सो दैट m L T के पावर -1। दिस इज फॉर द लीनियर मोमेंटम, दिस इज द फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए ये क्वांटिटी आपके पास गिवन है और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है। एंड सो दैट नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, तो आपके पास एक स्पेशल फार्मूला आपके पास आ गया, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डायरेक्शंस। आप कह सकते हो P इज इक्वल टू m इंटू वी, सो दैट यहाँ पर आपके कुछ स्पेशल ग्राफ्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम पैटर्न पे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक यूनिट स्केल है, यहाँ पर कुछ स्केल्स दे रखा है और इस केस में पहले फर्स्ट वन केस में अगर आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि P
वर्सेस v। तो यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ गिवन है वो ग्राफ क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसके स्लोप की अगर हम बात करते हैं, इसके स्लोप की बात करते हैं इस तरीके से, तो ये थीटा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी, और ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा पी। तो y बाई एक्स मीन्स टेन थीटा, इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा वी। इट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है वहाँ पर, m अगर कॉन्स्टेंट है तो m की वैल्यू यहाँ पर देगा वो। सेम कंडीशन में अगर आपने p और मास के साथ चेंज किया इस वैल्यूज को, तो अगेन ये चीज़ फिर से स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, और इसका जो स्लोप होगा आपके पास वो थीटा के साथ ही रहेगा। बहुत क्लियरली इस चीज़ को देख लेना। अगर आपने इसकी यूनिट के साथ लिखना है तो यूनिट गिवन होती है उसमें, जो भी उसके साथ दे सकते हो। मोमेंटम का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप कह सकते हो ये मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट है, और यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस क्वांटिटी में। यहाँ पर आपके पास डेल्टा पी इंटू डेल्टा एम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो tan थीटा बन रहा है वो tan थीटा क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा पी अपन डेल्टा एम, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या देगी, p। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा एम। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो इस केस में कैसा ग्राफ आएगा आपके पास, यही इक्वेशन है ना आपके पास, p इक्वल टू एम इंटू वी, देन v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, ये क्या है, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। और इस केस में जो आपका स्लोप बनेगा, जो भी पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, जो भी स्लोप बनेगा इस केस में, यहाँ पर जो आपके पास tan थीटा की वैल्यूज आएगी वो आपके डेल्टा एम अपान डेल्टा वी, और ये देगी मोमेंटम की वैल्यूज। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ग्राफ्स और उसके डिफरेंट प्लॉट्स आपके पास आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही ये एक अच्छा प्लॉट्स है जिसके अकॉर्डिंगली आप इस वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। तो मोमेंटम के साथ भी फंडामेंटल्स रिलेशन है यहाँ पर, और इस फंडामेंटल रिलेशंस को मिला करके ही हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कशन करने के लिए जाने वाले हैं, किस पर, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आप ऐसे कह सकते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ पहला पॉइंट यहाँ पर है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो पहला पॉइंट है यहाँ पर वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसीलिए मैंने इनर्शिया को पहले डिस्कस किया। इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, इस तरीके से कोई बॉडी अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी कितना भी टाइम हो जाए, उसके मोशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। अगर ये मूची मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, आप कभी स्टॉप नहीं कर पाओगे उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, विदाउट एनी यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ यहाँ पर है, ठीक है, लॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम which is directly proportional to
प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इफ फोर्स अगर आपके पास ये है इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होगा। ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इस फोर्स के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? अगर आपने फोर्स इज इक्वल टू कहा तो के डी पी अपॉन डी टी आप कह सकते हो। इफ के की वैल्यू 1 है, इस के की वैल्यू 1 है, सो दैट आप इसको डी पी अपॉन डी टी कह सकते हो। इस कंडीशन में डायरेक्ट फोर्स को आप इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कह सकते, आपको प्रोपोर्शनलिटी कहनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन का पार्ट है और इस केस में आपको यही चीज़ इंपॉर्टेंट है यूज़ करना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं वो आपके साथ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होना चाहिए। ठीक है, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पर जो चीज़ है वो प्रोपोर्शनल। अब इसको ओपन कर सकते हो आप, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी एंड m इंटू वी, एंड दिस इज इक्वल टू m डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये चीज़, या दिस इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन m फॉर मैकेनिक्स। इन जनरल मैकेनिक्स में आप इसी को यूज़ करते हो, बट इन द केस ऑफ रॉकेट अभी डिस्कस करेंगे इसको आगे। ठीक है, एंड थर्ड लॉ इसका, ये आपका फर्स्ट लॉ था, ये आपका सेकेंड लॉ था, ठीक है, और ये आपका थर्ड लॉ है। रेट जो आपके पास मोमेंटम है यहाँ पर, सॉरी जो फोर्स है माइनस का F21, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन इन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन इन रिएक्शन। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन। ये लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात ये आती है कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो मैकेनिक्स के अलावा इसका यूज कहाँ पर होगा, तो आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके कि फॉर द रॉकेट केसेस में क्या करते हो, रॉकेट के केस में जब आप इसको यूज करते हो, इस रॉकेट को, किसी भी रॉकेट सिस्टम को आप यूज करते हो फ्यूल सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहां से फ्यूल निकलता है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाती है, तो वनली चेंज इन मास v इज द कांस्टेंट। तो एक्चुअल में जो आपका फोर्स है दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वेरिएबल फॉर मास एंड वेलोसिटी, बोथ केसेस में है। इन द केस ऑफ रॉकेट आप इसको लिख सकते हो v डी एम अपॉन डी टी एन प्लस एम डी वी अपॉन डी टी। इस केस में ये वैल्यू 0 होती है, तो आपका रॉकेट केस में v डी एम अपॉन डी टी ये केस आ जाता है। बहुत ही कंक्लूड हो गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ रहा है। लॉ ऑफ मोशन को कभी हल्के मत लेना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड फॉर द रिलेटिविस्टिक केस, एंड फॉर द रिलेटिविस्टिक cases like v is approximate to c and approximate to 3 into 10 to power 8 meter per second। जब आप नॉर्मल वेलोसिटी की आप बात करते हो, जैसे आप कोई कार चला रहे हो, बस चलाते हो, कोई बॉडी मूव कर रही है, टेनिस बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट मैच खेल रहे हो, खुद रनिंग कर रहे हो, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। और इस मैकेनिक्स के इस पार्ट्स में आप बहुत ही किलोमीटर के हिसाब से आप देखो, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आप चलते हो वहाँ पर। तो इस केस में हम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप जाते हो वेरी हाई वेलोसिटी केसेस में, वेरी हाई वेलोसिटी केसेस में, तो वहाँ पर ये कहानी चेंज हो जाती है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलते हो, मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको किलोमीटर के हिसाब से चेंज करना चाहूँगा, तभी भी आपके पास
यहाँ पर 5 बच जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 एंड देन किलोमीटर पर सेकेंड। इतना इस वेलोसिटी की जब आप बात करते हो तो इस केसेस में मास वेरी कर जाती है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर है। और आप इन नॉर्मली कितना चलते हो, इन नॉर्मली इतना जाओगे, और बहुत हाई स्पीड रहेगा तो इतना जाओगे आप 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब पर सेकंड के हिसाब से जाना है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के जाना है, 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जाना है। ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। और आप जा किस राह से, किस रेट से रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो वहाँ पर मास भी वेरी कर जाती है। जो m आपके पास है वो वेरी कर जाती है, m0 अपन रूट में 1 माइनस का v² अपन c², इससे भी चेंज हो जाती है। तो रिलेटिविस्टिक केस में जो सेकेंड लॉ फॉर द रिलेटिविस्टिक केस, फॉर द रिलेटिविस्टिक केस f, ठीक है, f इक्वल टू m dv अपॉन dt n प्लस v dm अपॉन dt। ये पूरा इक्वेशन यूज होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी और यहाँ पे मास भी दोनों वेरी करते हैं, दोनों ही प्रॉपर यहाँ पर वेरी करते हैं, बहुत तगड़े वाले हिसाब के साथ ही। तो जो एडवांस का सेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंगली, वो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए और इसी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करता हूँ, मैं यूनिट्स की, तो यूनिट में F इक्वल टू m इंटू ए है, तो यहाँ आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये कह सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं डायमेंशन की अगर बात करता हूँ तो F इक्वल टू m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू m और दिस इज इक्वल टू एल टी के पावर -2, दिस इज इक्वल टू m एल टी के पावर -2। m एल टी के पावर -2। ठीक है, ये रहा आपके पास बहुत सुंदर सा रिलेशंस। अब इसमें अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स की आप बात करते हो, वेक्टर F इक्वल टू m इंटू ए, तो यहाँ जो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन होगा वही आपके फोर्स का भी डायमेंशन हो सकता है। अगर आप फोर्स के डायमेंशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल के हिसाब से। जैसा पहली बात कि कोई बॉडी अगर आपके पास इस तरीके से रेस्ट पर है, ठीक है, इस बॉडी रेस्ट पर अगर आपने यहाँ पर कोई फोर्स लगाया F, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू भी क्या होगी 0। ठीक है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, आप ये कह सकते हो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। Here force is trying to change the state of rest. Here force trying to change the state of rest. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनिशियल भी आपका 0, फाइनल भी 0 है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि जस्ट ट्राइंग टू चेंज योर स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, एंड देन सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास वही सेम बॉडीज है और आपने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अप्लाई करी, इनिशियल वेलोसिटी u आपकी 0 है, इस पे अप्लाइड आपने फोर्स किया एंड v इज ग्रेटर देन 0, v आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, बॉडी स्टार्ट मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी स्टार्ट मूविंग, and here
here the force change the state of rest, change the state of rest. एंड सिमिलरली आपके पास एक और कंडीशन हो सकती है यहाँ पर कि कोई बॉडी इस पार्ट सेक्शन पर रखा हुआ है और इस पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया और आपने कहा कि इस फोर्स के अकॉर्डिंगली इसका इनिशियल v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v इज ग्रेटर देन u. जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस पर आपने फोर्स लगा दिया है, सबके मास m है और सब अंडर द मैकेनिक सिस्टम, मतलब जो नॉर्मल आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी है फिजिकल लाइफ में उस पर इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे करते हो. तो जैसे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि स्मॉल इंटरवल चेंज हो गया, स्मॉल इंटरवल चेंज हो गया यहाँ पर. जैसे जैसे आपने इस पर लगाया उसकी वेलोसिटी में उसमें चेंज आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने लगाया ग्रेटर हो गया और एक बार स्मॉलर इससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हो गई, चेंज हो गई, तो वही आपका फोर्स जो इस पर अप्लीमेंट किया इस फोर्स के रिफरेंस में इसकी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और उस यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ चले जाएंगे. क्लियर? तो इस तरीके की ये सब बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं. अगर आप कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते किसी बॉडीज के ऊपर, इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड, इफ़ नो फोर्स मीन F इज इक्वल टू 0 सो दैट M इज इक्वल टू 0 सो दैट A इज इक्वल टू 0. अगर आपने कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे आप तो फोर्स 0 होगा, M 0, मास 0 पॉसिबल नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा यहाँ पर. ठीक है, अब इस केसेस में आप जब अप्लाई करते हो तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर. टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस. पहला आपके पास होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव फोर्सेस. ठीक है, व्हेन फोर्स इज रिटन विदाउट डायरेक्शंस, व्हेन the force written without direction then positive force. Then the positive force means repulsive, while negative force means attractive force, means repulsive, while negative force means attractive. तो दो पार्ट्स आ गए आपके पास टाइप ऑफ फोर्स पे, एक फोर्स पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है. निगेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव फोर्सेस में पॉजिटिव फोर्स force between two similar change. और नेगेटिव फोर्स का मतलब है फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चेंज. टू अपोजिट चेंज. इसी के साथ ही दो और फोर्स आएंगे यहाँ पर, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है ये चीज़ कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है। ठीक है, इफ अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, if under the action of force, if under the action of force the work done is work done is in a round trip is zero or the work is path independent, or work is path independent, the force is said to be conservative, the force said to be conservative, otherwise non conservative। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की मतलब यही कहानी कह रहे हैं कि अगर कोई भी कोई बॉडी इस तरीके से है इस फोर्स पर, वो इस तरीके से मूव कर रही है, एग्जैक्टली सर्कुलर अगर पाथ आपके पास है, एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ है लाइक दिस वन, तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा आपके पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर आर एज्यूम कर लो, बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, समथिंग एक्सेलरेशन देयर, तो सर्कुलर पाथ पर जिस तरीके से भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपके पास फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। इट मीन्स डेल क्रॉस ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, 0। इट मीन्स डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 मीन्स कंजर्वेटिव। इसको कर्ल बोलते हो नॉर्मली, कर्ल उसके हिसाब से कैसे, अदरवाइज जो आपके जितने भी फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। और वर्क डन जो आपके पास कंडीशन दे रहे हैं कि वो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी इनिशियल और फाइनल जा रहे हो तो सिस्टम कंजर्वेटिव होगा, तो इसी यही कहानी आएगी। नाउ द कॉमन, नाउ ठीक है, कॉमन फोर्स या फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहीं से एक्चुअल में आपका स्टार्ट होगी कहानी। तो फर्स्ट जो पहला वर्ड यहाँ पर आपके पास आएगा वो आएगा वेट का। ठीक है, पहला टर्म आपके पास वेट का आया, यहीं से इसकी कहानी शुरू हो जाएगी वेट के लिए। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the force with which earth is attracts it. It is also called the force of gravity or gravitational force. It is also called force of gravity. In general इसकी बात हम लोग करते हैं, इसको कई बार रिप्रेजेंट करते T इक्वल टू m इंटू जी से,
इसी वेट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और सम टाइम इसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू पर दिस वन। दोनों तरीके से आप इसको यूज़ करते हो, टी इक्वल टू एम जी, ठीक है, और दिस वन ये अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हो। ये क्या आपके पास है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ये, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, और अंडर दिस ग्रेविटी फोर्स। ओके, नाउ अनदर फोर्सेस इज एक्शन और रिएक्शन का, ठीक है, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, इसलिए इसको एन और आर बोथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास ये बॉडी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, और इस पार्ट से ऊपर की तरफ आप गए तो ये आपका आर होगा, और नीचे की तरफ गए तो ये क्या होगा, एम इंटू जी, ठीक है। और इसी को अगर आपने दूसरे कंडीशन में देखने की कोशिश करी इस तरीके से, ठीक है, ये एम जी साइन थीटा आपका, यहाँ से नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, ये एम जी है जो आपके पास स्टेम्स, जिसको आप एन कहते हो या आर कहते हो, ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये आपका रिएक्शन आर है, ठीक है। और यहाँ पर ये थीटा आपके पास एंगल है थीटा, इसके ऑर्डर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, आर, और रिएक्शन और एम जी। Another force is like टेंशन फोर्स, जब कोई बॉडी आपके पास यहाँ पे गिवन हो और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई स्प्रिंग पकड़ा हुआ है और इसको पकड़ के आप खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, वो उसको टेंशन फोर्स करते हो। और एक अनदर फोर्स आपके पास आता है सेम सिचुएशन में, जिसको अगर आपने किसी स्प्रिंग से किसी बॉडी को आपने हैंग कर रखा है, ये के है और ये एम है, ठीक है। तो इस केसेस में आपका एफ की जो फोर्स होगी वो माइनस का के एक्स होगा, वहाँ के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास पोजीशन में। आपने जो भी इस तरीके की बॉडी को खींचा हुआ है जितना, अगर आपने इसको चेंजेज पोजीशन यहाँ पे कर दिया आपने इस मास का, तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस बॉडी का, वो आपके पास किया है। तो आपका एक फोर्स और आ गया, एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ, ये चीज़। टेंशन टी इक्वल टू आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी टेंशन के लिए एफ बाई एल की जितना इसका फोर्स अपॉन लेंथ है, ये भी एक टेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप ले सकते हो, या उस राशि के अकॉर्डिंगली एम इंटू जी भी ले सकते हो। उतना ही टेंशन आपके पास क्रिएट होकर आ जाएगा यहाँ पर। और जो फेमस रिलेशन है जिसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आप जिसे फोर्स की बात करते हो, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे कम, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद आपके पास फोर्स आता है वीक का, वीक न्यूक्लियर, एंड देन आपके पास इस फोर्स की कंडीशन जो आ जाती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये फोर्स है, आप ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट याद करना है तो सेवाक से याद कर सकते हो। जो न्यूक्लियर फोर्स उसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी बोलते हो, इसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी बोलते हो। ये फोर्स आपका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली भी आप चले जाओगे, ठीक है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आप याद रख सकते हो, ये चीज़ भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो इनकी हेल्प से जो थ्योरी का सेक्शन है आपके पास, एक और एनालिसिस होगी आपके पास, फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगे और इस तरीके का कुछ कंडीशंस होगी, वो हम आपको इसके पार्ट 2 में
डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।